Hi everyone. Myself, Dr. Milin. Today we will start our second part of our nephrology series, that is uh, chronic kidney disease (CKD). है ना? CKD क्लिनिकली और एग्जाम वाइज दोनों ही काफी ब्रॉड और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सीकेडी के अंदर we use multiple drugs, we use renal replacement therapy, we use transplantation, and there are multiple complications. So everything has separate questions. So it is a broad thing. और जब आप पीजी करोगे अपनी, वेदर इन एनी डिपार्टमेंट ना, यू विल नीड टू डील विद सीकेडी, है ना? आप ऐसा नहीं सोच सकते कि अगर आप डर्मेटोलॉजी में चले गए तो आपको सीकेडी नहीं आता तो भी चलेगा, या फिर आप ईएनटी में चले गए और सीकेडी नहीं आते तो मेडिसिन का टॉपिक है तो भी चलेगा, बिकॉज सीकेडी इज ए वन ऑफ द कॉमन कोमोर्बिडिटी थ्रू द वर्ल्ड आफ्टर डायबिटीज हाइपरटेंशन. सीकेडी इज ऑल्सो वेरी वेरी कॉमन. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द डिजीज, और आपको उसमें ड्रग के इंटरेक्शन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, और हाउ टू डील विद द पेशेंट इन जनरल, यू शुड नो दिस. ठीक है? सीकेडी इज वेरी इंपॉर्टेंट बोथ फॉर योर एग्जाम एस्पेक्ट एंड बोथ फॉर योर जनरल सिनेरियो. तो आज अपने सीकेडी में सबसे पहले सीकेडी की डेफिनेशन समझेंगे, किस पेशेंट को सीकेडी बोलना है, किसको नहीं बोलना है, ये देखेंगे. और देन वी विल see the causes of CKD. Today will be a short and sweet lecture. In the next one, we will discuss in detail what are the complication of CKD and what is the treatment of CKD. Today we will discuss. यार यार आवाज की बाकी लोगों को भी इश्यू आ रही है क्या? जस्ट रेज देयर हैंड्स अगर और किसी को भी इश्यू आ रहा है. यार भोमराज, कोई लंबा लफड़ा है यार आपके उसमें स्पीकर में. पहले भी इशू आया था. देखो भोमराज, अभी क्लियर है? अगर अभी भी क्लियर नहीं है, सिर्फ अगर आपको इशू आ रहा है तो एक बार आप एग्जिट करके रीजॉइन करो, है ना? इफ स्टिल इशू देन डू मैसेज यार. तो आई हैव रीजॉइंड इट, सो इफ इट इज ऑडिबल देन वी विल. यार एक अदर को क्लियर है ना? ठीक है, ठीक है. सो आई होप बोमराज इट इज क्लियर नाउ. तो अब देखो, अपने सीकेडी में आज अपने डेफिनेशन पढ़ेंगे, किस पेशेंट को सीकेडी बोलना है, किसको नहीं बोलना, वो पढ़ेंगे. और देन वी विल सी द कॉजेज ऑफ सीकेडी. तो अनलाइक AKI, AKI was acute kidney injury. It is unlike AKI, it is क्रॉनिक. सो जो भी डेफिनेशन होगी उसमें एक वर्ड फिक्स होगा, 3 मंथ से ज्यादा की फाइंडिंग होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि आज प्रोटीन यूरिया आया और आपने उस बेचारे को बोल दिया तेरे को सीकेडी है, तेरे गुर्दे खराब हो गए, वो बेचारा लोड में बैठा है कि मैं जीवन में क्या करूं. ठीक है? ऐसा नहीं बोलना. Everything should be at least chronic. That means should be more than 3 months. Whether you are talking about GFR, whether you are talking about shrunken kidneys, whether you are talking about swollen kidneys, or whether you are talking about nephritic syndrome, everything should be for more than 3 months to label it as CKD. We will see further how to tell whether it is CKD or not. Second of all, the damage will be irreversible. Unlike AKA, that was mostly reversible if you diagnose it properly and treat it properly on the time. इसीलिए मैंने बोला था एवरीबडी शुड नो एकेआई, क्योंकि अगर एकेआई को आप अर्ली स्टेजेस पे डायग्नोज कर ले तो यू सेव द किडनीज ऑफ द पेशेंट, यू इम्प्रूव द लाइफ एक्सपेक्टेंसी. क्योंकि सीकेडी में इवेंचुअली नो डजंट मैटर हाउ बेटर यू मैनेज ना, स्टिल आप पेशेंट की नॉर्मल किडनीज 24 घंटे अपना ब्लड फिल्टर कर रही है, लेकिन सीकेडी वालों में हफ्ते में 3 दिन जाके वो डायलिसिस करा रहे हैं. तो सी, नो मशीन कैन एवर मैच योर बॉडी, है ना? ये फिक्स फंडा है. भले वो ऑक्सीजन की मशीन ले लो, भले ही आप डायलिसिस की मशीन ले लो, भले ही आप हार्ट लंग मशीन ले लो, नो बट नो मशीन कैन मैच योर बॉडी. तो सीकेडी के अंदर इवेंचुअली पेशेंट का प्रोग्नोसिस पुअर होता है, डिजीजेस का रिस्क बढ़ता है, और एथेरोस्क्लेरोसिस का रिस्क बढ़ता है. So everything should be for more than 3 months. The definition is structural or functional abnormality for at least 3 or more than 3 months, जिसमें दो क्राइटेरिया में से कोई भी एक होना चाहिए, या फिर एक क्राइटेरिया जो आप सब लोग याद रखते हो, GFR 60 से कम होना चाहिए फॉर एटलीस्ट 3 months,
doesn't matter the cause, whether it is nephritic syndrome, whether it is nephrotic syndrome, it is diabetes, it is renal tubular acidosis, कुछ भी कॉज है, अगर 3 महीने से ज्यादा के लिए जीएफआर 60 से कम रह गया, यू स्ट्रेट फॉरवर्ड लेबल इट एज सीकेडी। सेकंड, जो कि अपने कॉमनली नहीं ऑब्जर्व करते, अगर पेशेंट को कोई भी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एबनॉर्मलिटी डॉक्यूमेंटेड है फॉर मोर देन 3 मंथ्स, जैसे पैथोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी आपको दिख रहा है इसमें नेफ्राइटिक सिंड्रोम है, और 3 महीने की 2 बायोप्सी करा ली, 3 महीने में आपने पहली बायोप्सी लास्ट बायोप्सी, स्टिल इट इज नेफ्राइटिक, सो इट इज लेबल है सीकेडी। सेकेंड इज, आपको 3 महीने तक श्रंकन किडनी दिख रही है, 3 महीने तक ओवर डायलेटेड किडनी दिख रही है सोनो पे, सो देन ऑल्सो यू विल लेबल इट एज सीकेडी। या फिर पेशेंट के 3 मंथ्स तक प्रोटीन यूरिया हो रहा है। तो जैसे आपके पास, इसके अब एग्जाम्पल अपने पढ़ते हैं। जैसे एक पेशेंट आया आपके पास, 50-year-old टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट हु इज टेकिंग OHA सिंस लास्ट 10 years, और वो बोल रहा है डॉक्टर साहब मैंने रूटीन जांचें कराई है, मैं तो आराम से बस रूटीन में दिखाने आया था आपको, मैंने सीवीसी कराई है, आरएफटी कराई है, एलएफटी कराई है, यूरिन कराया, और वो बोल रहा है कि आप एक बार चेक कर लो सारा सही है। एंड एज ए एमबीबीएस ग्रेजुएट आपने सिर्फ सीबीसी आरएफटी एलएफटी यूरिन देखा, आपने देखा यार आरएफटी ठीक है, सीबीसी ठीक है, यूरिन में एल्ब्यूमिन ट्रेस है +1 है, तो आपने कहा नहीं नहीं आपके यू आर कंप्लीटली फाइन। नो, ही इज नॉट कंप्लीटली फाइन, ही हैज +1 प्रोटीन यूरिया, दैट मीन्स अंडरलाइंग ड्यू टू डायबिटीज किडनी डैमेज हैज स्टार्टेड। तो creatinine is not the most sensitive marker, creatinine is last one to raise, है ना। तो आप ये नहीं बोल सकते उसका creatinine नॉर्मल है तो it doesn't have CKD। तो उस पेशेंट में you will advise him to repeat his urine complete after a few days. I will give you example, or also you will advise him sonography to see the structural, whether there is corticomedullary differentiation, normal or abnormal, just like we talked in last lecture of AKI, or whether kidneys are shrunken or dilated। तो प्रोटीन यूरिया भी अगर आपने उस दिन कराया उसका यूरिन कंप्लीट, उसमें यूरिन प्रोटीन +1 आ रहा है, 3 महीने बाद कराया उसमें भी यूरिन प्रोटीन +1 आ रहा है, तब आप इसको क्या बोल लोगे कि यार आपके 3 मंथ्स तक योर किडनीज आर नॉट एबल टू रिटेन द protein, that is your function of kidney has declined, that means now we label him as CKD। तो प्लीज एनीबडी टाइप इन द चैट, इस पेशेंट में आप कौन सी ड्रग शुरू करना चाहोगे जो कि इस नेफ्रोपैथी की प्रोग्रेशन को स्लो करेगा? एनीबडी इन द चैट। डायबिटिक नेफ्रोपैथी को स्लो, एस इनहिबिटर, बिल्कुल सही अभिषेक, यू विल स्टार्ट एस इनहिबिटर। एंड अगर एस इनहिबिटर को लेने के बाद पेशेंट को बहुत ज्यादा ड्राई कॉफ आता है या एंजियोइडीमा होता है, देन यू विल शिफ्ट टू एआरबीज, टेलमिसार्टेन, वेलसार्टेन, ऑल्मिसार्टेन, जस्ट लाइक दैट। So this is the protocol that you follow. Similarly, अगर एक 35-year-old पेशेंट जोगरन की पेशेंट है जिसको टाइप 1 आरटीए है, जो कि मैंने आपको बार बार एग्जांपल दिए थे, जिसमें हाइपोकैलेमिया और एसिडोसिस होएगा और यूरिन बहुत ज्यादा बेसिक होएगा, तो उस पेशेंट के अंदर आपको क्रेटिनिन नॉर्मल मिल रहा है, लेकिन फॉर 3 मंथ्स यू आर फाइंडिंग फाइंडिंग्स ऑफ रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस इन द ब्लड, आप उसके अंदर रिकरेंट रीनल स्टोन देख रहे हो, आप उसमें हाइपोकैलेमिया देख रहे हो, आप उसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस देख रहे हो, मतलब आरटी की फाइंडिंग आपको 3 महीने तक मिलती जा रही है, लेकिन क्रेटिनिन नॉर्मल है, स्टिल यू विल लेबल दैट पेशेंट एज सीकेडी, क्योंकि फंक्शनल डैमेज हो रखा है रीनल ट्यूब्यूल्स का। यू फॉर 3 मंथ्स यू विल लेबल इट एज सीकेडी। तो इन दोनों एग्जांपल से मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ कि कोई पेशेंट अगर क्रेटिनिन नॉर्मल लेके आता है डजंट मीन हिज किडनीज आर फाइन, है ना, बिकॉज एज ए एमबीबीएस आई हैव आल्सो डन दिस मिस्टेक, क्रेटिन इज द लास्ट वन टू राइज, नॉट द फर्स्ट वन। So you have to see other markers of the kidney damage. Markers of kidney damage, we have skipped that portion, है ना। I will put in the group कि AKI के अंदर जैसे KIM1 is the marker, है ना, NGAL is the marker, है ना। तो these are the markers of kidney damage. Other ones that we all are aware, like bloody अपना protein urea is the marker, size of the kidneys are the marker. So this is the overall
concept that I want to teach you is creatine is not the most sensitive one, it is the most specific one. Second, प्रोटीन यूरिया। नॉर्मल किडनीज के मैंने 4-5 काम आपको पहले बता रखे हैं। नॉर्मल किडनी का काम क्या है? पोटेशियम को बाहर फेंकना, क्योंकि मैंने हाइपरकैलेमिक की वीडियो में बताया था कि पोटेशियम से बॉडी को डर लगता है, वो उसको कम रखना चाहते हैं, नॉर्मल रखना चाहती है। बॉडी का काम है एसिड को बॉडी से बाहर निकालना, और अपनी बॉडी का क्या काम है कि टू retain the protein, because protein is essential for life. It is the basic structural component of all things in our body, all enzyme, all structures in our body. तो नॉर्मल किडनी, एबनॉर्मल किडनी क्या होगी? प्रोटीन को रख नहीं पाएगी, दैट विल कॉज प्रोटीन यूरिया, और प्रोटीन यूरिया के कारण पेशेंट को नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी हो सकता है। तो इसीलिए आप क्या करते हो कि इन पेशेंट के अंदर प्रोटीन यूरिया कब आप पैथोलॉजिकल मानना है, कब फिजियोलॉजिकल मानना, बिकॉज ये ऐसी चीज है जो आप पीएचसी लेवल पे देखोगे, लेकिन यू विल मिसडायग्नोज द पेशेंट एंड अपने उस पेशेंट को डरा देंगे। जस्ट लाइक आई विल गिव यू एग्जांपल, है ना, आवर यूनिट हेड यूज्ड टू आस्क अस दिस। जैसे एक पेशेंट है आपके पास फीवर के पास, एंड एज ए फीवर वर्कअप ना, देखो बॉडी में फीवर आ गया तो आपको उसका कॉज ढूंढना होता है। तो फीवर जब भी आएगा तो आपने देखा कि पूरी बॉडी को एग्जामिन करके देखा कहीं पस तो नहीं है, फिर हेडेक देखा कहीं मेनिंजाइटिस तो नहीं है, हेडेक, वॉमिटिंग, फीवर और अल्टर्ड सेंसोरियम। फिर आपने मुंह ओरल कैविटी में देखा कोई रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस या टॉन्सिलाइटिस तो नहीं है, या यहाँ अपना नीजल एपिथेलियम की इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, ईयर के अंदर सीएसओएम तो नहीं है, चेस्ट में इन्फेक्शन तो नहीं है, एक्सरे करा के देखा, ऑस्कल्टेट करके देखा, एब्डोमेन को पेल्पेट करा, आपने देखा कहीं हेपेटाइटिस तो नहीं है, कहीं अपेंडिसाइटिस तो नहीं है। तो ऐसे आप, फिर आपने देखा कि इन्फेक्शन तो नहीं है, जैसे मलेरिया हो गया, अपना डेंगू हो गया, स्क्रब टाइफस हो गया। सो दैट इज हाउ यू रूल आउट causes of fever, and most importantly you go for urine complete, because UTI is one of the most common causes of fever. तो आपने एक फीवर का पेशेंट आया जो कि आपने रूटीन वर्कअप कराया और वो मलेरिया का पेशेंट निकला, लेकिन आपके यूरिन में आया 22 साल का बंदा और यूरिन में आया यूरिन प्रोटीन +1। तो आपने सर को बोला सर ये तो सीकेडी हो गया, इसकी तो किडनी खराब हो गया, आपने पेशेंट को डरा दिया, आपकी किडनी खराब है। You have to know his kidneys are totally fine. His body is in just stress state due to fever, and that fever has physiologically caused proteinuria. ठीक है। अनदर एग्जाम्पल आई विल गिव यू, डो नॉट लेबल दैट पेशेंट एज सीकेडी। आप उसका फीवर रिजॉल्व होने के 1 हफ्ते बाद यूरिन कंप्लीट कराओगे, देयर विल बी नो प्रोटीन इन हिज यूरिन, ही इज कंप्लीटली फाइन। अनदर एग्जाम्पल, एक पेशेंट आया है जिसको यूटीआई है, उसका भी आप यूरिन कंप्लीट कराओगे, उसमें भी यूरिन प्रोटीन +1 आएगा, डू नॉट लेबल हिम एज सीकेडी। एक वेटर है जो पूरे दिन वेटर का काम करता है, दिन भर लोगों को खाना सर्व करता रहता है, और उसका आप यूरिन कंप्लीट करा रहे हो, तो उसमें आया यूरिन प्रोटीन +1, तो आप उसको सस्पेक्ट करोगे ऑर्थोस्टैटिक प्रोटीन यूरिया, उसके सब चीजें नॉर्मल होगी। तो क्योंकि पूरे दिन खड़ा रहने के कारण जो प्रोटीन यूरिया होता है, दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकली ऑर्थोस्टैटिक प्रोटीन यूरिया, जैसे ट्रैफिक पुलिसमैन में मिल जाएगा या वेटर में मिल जाएगा। तो उस पेशेंट के अंदर आप क्या करोगे, पहले दिन के 8 घंटे का यूरिन अलग कलेक्ट करोगे और फिर 16 घंटे का अलग कलेक्ट करोगे। So that is the causes of physiological proteinuria. Why should you be aware? क्योंकि ये पेशेंट अगर आपके पास आते हैं तो आपको इनको सीकेडी लेबल नहीं करना। These are the physiological states। जैसे आपने बहुत ज्यादा मसल की एक्सरसाइज कर ली तो भी क्या होगा, तो अभी मैं आपको क्रिएटिन और क्रिएटिनिन का डिफरेंस समझाना चाहता हूँ। तो बहुत ज्यादा मसल की एक्सरसाइज कर ली तो भी क्या होगा, योर मसल विल ब्रेक डाउन, और मसल प्रोटीन की बनी होती है, प्रोटीन विल ब्रेक डाउन एंड इट विल कॉज प्रोटीन यूरिया। just raise hands if you anybody in the chat goes to gym or play some sort of any sport, anybody यार, या फिर सारे मेरी तरह बैठे रहते हैं, कोई तो बताओ। कोई नहीं जाता क्या यार? ऐसे मत करो यार, कोई भी कुछ भी एक्टिविटी नहीं करता यार यहाँ, इतनी तैयारी मत करो। चलो देखो, इफ यू गो टू एनी जिम ना, तो यू विल बी अवेयर कि आपने देखा होगा बहुत लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं। वन ऑफ द कॉमनली एंड मोस्ट टेस्टेड एंड मोस्ट ट्रस्टेड सप्लीमेंट इन द वर्ल्ड एट प्रेजेंट,
beside protein powder, whey protein powder is creatine. The word is TINE, creatinine nahi, creatine. What is the difference? Creatine is a normal component of the muscle that helps muscle being more energetic and retain more water. वाइल क्रेटिन के ब्रेकडाउन से बनता है क्रेटिनिन। तो क्रेटिन जो होता है वो अपने मीट के अंदर भी होएगा, सप्लीमेंट के अंदर भी होएगा, और उसको लेने से आपकी एथलेटिक परफॉर्मेंस बढ़ती है, एंड्योरेंस हो, भले ही मेजरली वेट लिफ्टिंग हो, दैट इंक्रीजेस। और उस क्रेटिन के ब्रेकडाउन से क्रेटिनिन बनता है। तो बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रेटिन एंड क्रेटिनिन। अगर आपके दोस्त लोग पूछेंगे कि यार ये सप्लीमेंट लूं या ना लूं, दैट इज द थिंग। सेकेंड ऑफ ऑल, आपको फिजियोलॉजिकल प्रोटीन यूरिया के कॉजेस पता चल गए। अब अपने बात आएंगे हाउ टू कैलकुलेट जीएफआर, क्योंकि अपनों ने सीकेडी के फॉर्मूले में इंपॉर्टेंट चीज क्या पढ़ी थी? जीएफआर। लेकिन ध्यान रखना, मैंने उसमें बताया था 3 मंथ्स के लिए दोनों में से कोई भी एक चीज होनी चाहिए। अब मान लो आपको श्रंकन किडनी दिख रही है 3 मंथ्स तक, उसका क्रेटिनिन नॉर्मल है, उसका जीएफआर नॉर्मल है, लेकिन फिर भी आप उसको सीकेडी लेबल करोगे, क्योंकि दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो जीएफआर लो होना चाहिए, या फिर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल नॉर्मलिटी होनी चाहिए। तो या फिर मान लो पेशेंट की जीएफआर नॉर्मल है लेकिन प्रोटीन यूरिया है 3 मंथ्स तक है, उसको भी सीकेडी लेबल करोगे। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू व्हेन टू लेबल इट एज सीकेडी एंड नॉट टू लेबल इट एज सीकेडी। एंड फिजियोलॉजिकल कॉज ऑफ प्रोटीन यूरिया में डू नॉट लेबल द पेशेंट एज सीकेडी। आप अंडरलाइन कॉज को सेटल होने दो और उसको बोलो कि नहीं, अभी घबराने की बात नहीं है, आप 1 महीने बाद या 15 दिन बाद मेरे पास आइए और दोबारा यूरिन कंप्लीट लेके आइए, जब आपका फीवर चला जाए, जब आपने विगरस एक्सरसाइज बंद कर दी हो। अब सीकेडी के जो फॉर्मूले होते हैं, द ओनली थिंग दैट यू रिमेंबर इज 2-3 थिंग्स। की मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नाउअडेज इज सीकेडी ईपीआई सिस्टेटिन सी। ठीक है, ये कॉमनली सबसे ज्यादा ट्रस्टेड फॉर्मूला है। सेकंड वन इज एमडीआरडी, मॉडिफिकेशन ऑफ रीनल डाइट, दैट इज सेकंड प्रेफर्ड फार्मूला। उसके अलावा जो बहुत पुराना फार्मूला है दैट इज कॉकरॉफ्ट फार्मूला, और फाइनली इनिलिन क्लियरेंस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस में क्या यूज हो रहा है, क्योंकि देखो जीएफआर कैलकुलेट करने के लिए वी नीड क्रेटिन, वी नीड एल्ब्यूमिन, वी नीड एज, वी नीड जेंडर, एंड वी नीड रेस एंड वेट। तो कॉकरॉफ्ट फार्मूला होता है वो वेट को अपना कंसीडर, डू नॉट कंसीडर रेस, लेकिन वेट को कंसीडर करता है, जबकि एमडीआरडी फॉर्मूला रेस को कंसीडर करता है, वेट को नहीं करता। अब देखो मैं सारी चीजों के रेलेवेंस बताता हूँ, आखिर इतने सारे फैक्टर चाहिए क्यों। क्रेटिन तो अपना नॉर्मली चाहिए ही चाहिए। वाई यू नीड रेस? क्योंकि एवरीबडी ऑफ यू मोस्टली नोज कि आपने अफ्रीकन पर्सन को बिल्ट देखा होगा, वेदर इट इज क्रिस गेल और एनीबडी यू सी ना, अफ्रीकन पर्सन आपका एवरेज गांव का वहां बंदा भी है ना, it will have a built like of a beginner bodybuilder in the Africa, even if he had not done a single workout in his whole life. उनका जो बेसल मसल मास है that is better than us, उनका मेटाबॉलिज्म इज बेटर देन अस, देयर फैट लेवल इज आल्सो लेस देन अस। तो उन पेशेंट में मसल मास ज्यादा होने के कारण बेसलाइन क्रेटिनिन की वैल्यू ज्यादा होती है, क्योंकि उनकी बॉडी में ओवरऑल क्रेटिन भी ज्यादा है, तो डिस्ट्रक्शन के कारण उनका क्रेटिनिन भी नॉर्मली ज्यादा होता है। तो मान लो अगर आप में से कोई आर्मी ज्वाइन करता है, इंडियन आर्मी ज्वाइन करता है एज ए डॉक्टर, और आप बॉर्डर्स अक्रॉस डॉक्टर्स, मतलब डॉक्टर्स अक्रॉस बॉर्डर्स की, जैसे उसमें यूएन की एक पॉलिसी है, तो यू कैन सर्व इन द अफेक्टेड एरियाज फॉर 2 years। तो कॉमनली अफ्रीका और कॉन्गो ऐसी जगह पोस्टिंग आती है। तो वहां आपको ऐसा नहीं करना कि वहां आप गए और आपके पेशेंट किसी दूसरी कंप्लेन के लिए आया और आपने उसका क्रेटिनिन 1.8 देखते बोला कि यार आपकी किडनीज डैमेज होगी, आप सोनोग्राफी कराओ एंड दैट ऑल। नहीं, वो उन लोगों के लिए, उन रेस के लिए बेसलाइन क्रेटिन ज्यादा है। वाइल इंडियंस के अंदर एट 1.5 आल्सो यू से कि यार यू हैव डैमेज किडनी, यू शुड गो फॉर वर्कअप। ठीक है, सो दिस इज द दीज आर द थिंग्स that we should be aware. Now second of all, why age is relevant? You are thinking यार creatine इनका age के साथ क्या relevance? Because it is said that after 40 years of age ना, 1% of your kidneys dies every year. After 40 year of age, 1% of your kidney dies every year. तो इसीलिए 140 minus age is the formula। जितनी ज्यादा एज होती जाएगी
उतना किडनी फंक्शन कम होता जाएगा। सो दीज आर द कंसिडरेशन दैट शुड बी अवेयर कि आपको फॉर्मूला पूरा याद ना हो चलेगा, लेकिन क्योंकि सारे आजकल मोबाइल पे कैलकुलेटर्स होते हैं, यू जस्ट शुड बी अवेयर कि किस फॉर्मूले में किसको इंक्लूड करा और किसको नहीं करा। और नाउ यू नो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रेटिन एंड क्रेटिनिन, why we need race in the formulas, and what is the relevance of age in the formula of glomerular filtration rate। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का बेसिक मतलब क्या होता है कि 1 मिनट में कितने प्लाज्मा से वो क्रेटिनिन फिल्टर आउट कर सकती है अपनी किडनी, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। कि 1 मिनट के अंदर कितने प्लाज्मा से क्रेटिनिन फिल्टर आउट कर सकती है। सो दीज आर द फॉर्मूलाज ऑफ द जीएफआर कैलकुलेशन। एंड फिर अपने बात करते हैं प्रोटीन यूरिया की। अपनों ने फिजियोलॉजिकल कॉज पढ़ लिया और अपनों ने जीएफआर का देख लिया। जीएफआर के बेसिस पे आई विल पुट डाउन द टेबल ऑफ सीकेडी स्टेजेस, है ना। यू जस्ट हैव टू मेमोराइज दैट, उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि कितने पे क्या है ना। तो आपको बस याद रखना है कि कितने पे जी, 2 तरीके से आप डिवाइड करोगे इसको, सीकेडी के स्टेजेस को। वन इज बाय द जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, अदर इज बाय द एसीआर एल्ब्यूमिन क्रेटिनिन रेशो। तो एक स्टेज को बोलोगे G1 G2 G3 और एक को बोलोगे A1 A2 A3। तो दोनों अलग अलग स्टेजिंग, हर पेशेंट की दोनों स्टेजिंग अपने को करनी होती है, ताकि आपको पता रहे ये 4 महीने पहले किस स्टेटस में था, आज किस स्टेटस में है। ठीक है। सेकंड आपको अपने बात करते हैं कि जैसे क्या होता है, मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि अब आप रेजिडेंसी में जाओगे तो होता क्या है, बहुत बार अपने को सर बोलते हैं कि यार इसका है ना मेटफॉर्मिन आप इस ओल्ड एज पेशेंट है, ध्यान से देना, है ना। आप सोचोगे यार सर क्यों बोल रहे हैं, इसका तो क्रेटिनिन 1.4 है, नॉर्मल क्रेटिनिन है, 70 ईयर ओल्ड मेल है। सर तो ऐसे ही जबकि ये तो क्रेटिनिन ज्यादा होता है तो अपने बंद करते हैं 1.4 पे, सर क्यों बोल रहे हैं। बिकॉज आप 70 ईयर ओल्ड मेल के अंदर जब 1.4 क्रेटिनिन पे जीएफआर चेक करोगे ना, दैट विल बी लेस देन 90। तो इसीलिए क्या होता है, सिर्फ क्रेटिन को देख के आपको नहीं बोलना कि यार यू आर कंप्लीटली फाइन, चेक हिज जीएफआर, चेक हिज एल्ब्यूमिन क्रेटिनिन रेशो। अब सेकंड में डिस्कशन आ रहा हूँ एसीआर पे, बिकॉज एसीआर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नाउ फॉर यू गाइस। क्योंकि हम जब मतलब एज सून एज वी वर गेटिंग आउट ऑफ द रेजिडेंसी ना, ये टेस्ट अब मोर ज्यादा प्रिफर्ड टेस्ट है। एवरीबडी शुड हैव द नॉलेज हाउ इट इज डन एंड व्हाई इट इज डन नाउ द डेज। देखो क्या होता है, कई बार यूरिन कंप्लीट में, स्पॉट यूरिन में यूरिन प्रोटीन पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, ज्यादा भी आ सकता है, ट्रेस भी आ सकता है। सो दैट इज नॉट रिलायबल। तो इसीलिए इसका फर्दर टेस्ट क्या करा जाता था पहले, 24 आवर यूरिन कंप्लीट। ये अब आपको पता होना चाहिए, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हाउ डज 24 आवर यूरिन कंप्लीट टेस्ट डन। 24 आवर यूरिन कंप्लीट अपने को क्या लगता है, अच्छा 12 बजे पेशेंट आया अपने पास, दोपहर के 1 बजे से लेके अगले दिन दोपहर के 1 बजे तक यूरिन कलेक्ट करने का बोल दिया आपने। अगर ऐसा बोल दिया तो यू आर मिसलीडिंग द पेशेंट, ऐसा नहीं करना। 24 आवर हर टेस्ट की अपने हर टेस्ट की एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होती है, वी शुड बी अवेयर। 24 आवर यूरिन कंप्लीट कैसे करते हैं, आपके पास पेशेंट है आज चेकअप के लिए 10-11 बजे, आपको बोलना है कि आज आपको यूरिन कलेक्ट नहीं करना, कल सुबह से मॉर्निंग का फर्स्ट यूरिन आप अवॉइड कर देना, उसको मत कलेक्ट करना। फर्स्ट यूरिन के बाद से मॉर्निंग का से सारा यूरिन कलेक्ट करते जाओ, मॉर्निंग इवनिंग नाइट को सारा यूरिन कलेक्ट करो, और जो नेक्स्ट मॉर्निंग का फर्स्ट यूरिन हो उसको कलेक्ट करना है उसके अंदर। दैट इज द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। मतलब जिस दिन टेस्ट शुरू करे उस दिन मॉर्निंग यूरिन नहीं लेना, उसके अलावा सारा, और जिस दिन सबमिट करने जा रहे हो उस दिन का मॉर्निंग यूरिन। 24 आवर यूरिन का स्पेसिफिक प्रोसीजर है। अब अपने बात करते हैं यार इसमें प्रॉब्लम क्या, अगर आपके पास एक आईटी का बंदा है ना, जो कि आईटी सेक्टर में काम करता है या एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में काम करता है, जैसे मान लो आपका ही कोई पेरेंट है या फिर
कलीग है जो कि मेडिसिन में है, किसी पीएचसी पे लगा हुआ है, तो उसके लिए 24 आवर यूरिन कलेक्शन इज वेरी ट्रबलसम, है ना। अगर हम उसको बोल दें कि आप 24 घंटे एक डब्बा लेके घूमते रहो और कलेक्ट ऑल द यूरिन, इट इज वेरी ट्रबलसम फॉर द पेशेंट। वो शायद हो सकता है आपके पास दोबारा कभी आए ना दिखाने। तो वी फाउंड कि यार इट इज डिफिकल्ट फॉर द पेशेंट टू कलेक्ट सच स्पेसिमेन, तो आप उसको, वी फाउंड ए न्यू टेस्ट दैट इज यूरिन एसीआर, एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो, जहां इतने बड़े कॉम्प्लिकेसी को सारा हटा दिया गया है और एक स्पॉट टेस्ट कर दिया गया है। आइडियली तो ये सब करना चाहिए मॉर्निंग के फर्स्ट यूरिन पे, लेकिन अगर फिर भी पेशेंट उस टाइम नहीं आ पाया तो आप स्पॉट यूरिन जो भी उस टाइम पेशेंट ने यूरिन करा उसमें चेक कर सकते हो। आप उसमें यूरिन की एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन, नॉट यूरिन प्रोटीन, यूरिन एसीआर एंड यूरिन पीसीआर एंटायरली डिफरेंट थिंग्स। तो आप यूरिन में एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय यूरिन में क्रेटिनिन की कंसंट्रेशन चेक करते हो। नॉर्मली ये 3 से कम होना चाहिए, 3 से 30 है, 30 से ज्यादा है दैट इज सिग्निफिकेंट प्रोटीन यूरिया। ठीक है, 3 से कम है तो इट इज माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया, है ना। तो दीज आर द थिंग्स आपको पता होने चाहिए कि व्हाई यू शुड नो एसीआर एंड व्हाई इट हैज गेन सो मच पॉपुलैरिटी नाउ इट इज बिकॉज इट इज वेरी इफेक्टिव। एंड कोई भी आपके पास डायबिटिक पेशेंट होता है, ऑलवेज गेट ए यूरिन एसीआर डन टू डिटेक्ट डायबिटिक नेफ्रोपैथी अर्ली सो दैट यू कैन treat that patient early. So these are the methods of checking albumin urea in the urine and doing the CKD staging according to amount of the albumin urea. फिर causes of CKD. Now see, the most important cause of CKD is, most common cause of CKD is diabetes टाइप 1 टाइप 2 दोनों में कॉमन होता है, स्लाइटली टाइप 2 में ज्यादा कॉमन रहता है। ठीक है, देन अदर कॉमन कॉजेज आर ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, एडीपीकेडी। ठीक है, देन नेक्स्ट इज एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी और फाइनली मेडुलरी स्पॉन्ज किडनी। ठीक है, एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी बंदा 30 सालों तक दर्द की गोलियां खा रहा है, इट इज वेरी कॉमन इन द पेरिफेरी। ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी, ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी में नाम में तो किडनी आ रहा है, बट ये ऐसी डिजीज होती है जिसमें बॉडी के हर जगह सिस्ट बन रही है। ब्रेन में सिस्ट लाइक स्वेलिंग होती है, मतलब एन्यूरिज्म हो जाता है, बेरी एन्यूरिज्म। ठीक है, लिवर में मल्टीपल सिस्ट बनती है, दोनों किडनीज में मल्टीपल सिस्ट बनती है, एवरीवेयर यू हैव सिस्ट इन द बॉडी। और मेडुलरी स्पॉन्ज किडनी क्या होता है, इसका आपका एक ही क्वेश्चन आता है जो कि मैंने इसमें डाला हुआ है, ऑन द intravenous pylography you have bouquet of flower appearance, that is the question that is commonly asked. So आपको ये सारा कॉजेज ऑफ सीकेडी में पता होना चाहिए कि ओवरऑल क्या मोस्ट कॉमन कॉज है, और क्या नाम, हाउ डू यू स्टेज द सीकेडी एंड हाउ डू यू डू द यूरिन एसीआर, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ डूइंग 24 आवर यूरिन प्रोटीन, causes of protein urea and all that। ठीक है, और देन अब यार जस्ट गिव मी थम्स अप अगर स्पीड इनफ है, स्पीड ज्यादा तो नहीं लग रही किसी को, इफ यू आर गेटिंग ऑल दिस, टफ नहीं लग रहा, ठीक है। अब देन अब अपने आएंगे, आई विल शेयर द स्क्रीन विथ यू एंड वी विल क्विकली गो थ्रू ऑल द नोट्स। ठीक है, जस्ट लेट मी सी इफ वी हैव नॉट, ठीक है यार, everything is covered almost. Now we will quickly go through the I will share the screen, we will quickly go through the notes। okay, ये देखो, chronic kidney disease it is chronic for more than 3 months होएगा, irreversible है अनलाइक AKI, दोनों बातें। अब इनमें से ये दो में से या तो ये या ये कोई भी एक चीज 3 मंथ से ज्यादा के लिए होनी चाहिए, जैसे विथ और विदाउट डिक्रीज इन जीएफआर, जीएफआर नॉर्मल हो तो भी, अगर पैथोलॉजिकली अब नॉर्मल है तो भी आप सीकेडी बोल दोगे 3 महीने के लिए, जीएफआर नॉर्मल है, क्रिएटिनिन नॉर्मल लेकिन प्रोटीन यूरिया तो भी आप सीकेडी बोल दोगे, ब्लड एबनॉर्मलिटी जैसे आरटीए में तो भी सीकेडी बोल दोगे, और इमेजिंग जैसे शंकर किडनी या लार्ज किडनी है तो भी सीकेडी बोल दोगे। या फिर दूसरा सिंपल सा फंडा, जीएफआर 60 से कम है, कोई भी कारण हो,
आप उसको सीकेडी बोलोगे विथ और विदाउट किडनी डैमेज। भले आपको उसको सोनोग्राफी नॉर्मल मिले, भले प्रोटीन ना मिले, तो भी आप उसको क्या बोल लोगे, अपना सीकेडी। ठीक है, कोई फटाफट मेरे को चैट में बताओ, नॉर्मली आपको हर नेफ्रो सीकेडी के पेशेंट में किडनी श्रंकन मिलती है। कौन सी बीमारी है जिसमें किडनी श्रंकन नहीं मिलती, किडनी नॉर्मल साइज की मिलती है इवन दो पेशेंट विल हैव सीकेडी? एनीबॉडी इन द चैट? यार ये चीज तो बोलो यार। देखो, कॉमन क्या होती है, डायबिटीज। डायबिटीज के अंदर एनलार्ज किडनी मिलेगी। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में देखो मैंने आपको बताया, सिंपल सी बात समझो, अगर एक साइड की ब्लड सप्लाई पुअर होगी है, तो किसी भी एरिया की ब्लड सप्लाई पुअर होती है उसमें एट्रोफी होती है, हाइपरट्रॉफी, एट्रोफी, तो वो तो श्रंकन ही मिलेगी आपको। लेकिन डायबिटिक नेफ्रोपैथी के अंदर किडनीज विल बी नॉर्मल साइज, तो आप उसमें साइज से नहीं बोलोगे इसको सीकेडी नहीं है। और दूसरा, एडीपीकेडी के पेशेंट में मल्टीपल सिस्ट के कारण एनलार्ज मिल जाएगी, लेकिन उसमें सिस्ट अलग से दिख जाएगी। डायबिटीज की किडनी आप साइज में नॉर्मल मिलेगी, लेकिन कॉर्टिकोमेडुलरी डिफरेंशिएशन एबनॉर्मल मिलेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो, ये एग्जांपल दिए कि कब आप नॉर्मल क्रिएटिनिन पे भी सीकेडी बोलोगे, क्योंकि सिर्फ क्रिएटिनिन कोई क्राइटेरिया कहीं अपनों ने देखो यहाँ और यहाँ क्रिएटिनिन तो इतना क्राइटेरिया में पढ़ा ही नहीं। अब देखो, 35 ईयर ओल्ड फीमेल आ रही है, जोगरन सिंड्रोम की, और मैंने बताया था जोगरन में कौन सा टाइप का आरटी होता है, आरटीए टाइप 1। इसको 3 महीने के लिए ये है, 3 महीने से आपको उसको हाइपोकेलेमिया मिल रहा है, एसिडोसिस मिल रहा है, रिकरेंट किडनी स्टोन मिल रहे हैं, क्रिएटिनिन लेकिन नॉर्मल है, तो भी आप उसको सीकेडी लेबल करोगे। क्यों लेबल करोगे सीकेडी? क्योंकि 3 मंथ्स तक आपको एबनॉर्मल फंक्शनिंग किडनीज दिखाई दे रही है ब्लड रिपोर्ट में। ये दूसरा पेशेंट है जो कि टाइप 2 डायबिटिक है, 50 ईयर ओल्ड है, यूरिन में प्रोटीन +1 आ गया, 4 महीनों से यही आ रहा है, लेकिन उसका क्रिएटिनिन नॉर्मल है, सोनो नॉर्मल है। वो बोल रहा है डॉक्टर साहब आप मेरे को क्यों ऐसा बोल रहे हो, किडनी खराब है? आपको बोलना है आपकी किडनी प्रोटीन रिटेन नहीं कर पा रही है, प्रोटीन 3 महीने से आपकी किडनी से निकले जा रहा है, यू हैव नेफ्रोपैथी, यू शुड गो फॉर एस इनहिबिटर्स। तो क्रिएटिनिन नॉर्मल होने से सीकेडी रूल आउट नहीं होता, ये सबसे लास्ट में बढ़ता है। इट इज द मोस्ट स्पेसिफिक बट नॉट सेंसिटिव मार्कर। अब ये पर्ल आपके लिए दिया है कि फिजियोलॉजिकल कॉजेज ऑफ प्रोटीन यूरिया क्या होते हैं। यू शुड ऑल बी अवेयर, वी हैव मेड मिस्टेक्स एंड आई हैव सीन समटाइम्स इवन टॉपर्स और मोस्ट फाइनेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स अमंग ऑल अस मेक्स दिस मिस्टेक ऑल्सो। जहां एक पेशेंट, मान लो एक डेंगू का पेशेंट है और उसको साथ में डायबिटीज भी है, और उसके यूरिन में +2 प्रोटीन यूरिया आ गया, और उसको लेबल कर दिया कि यार ये तो सीकेडी हो गया। या फिर उसके क्रेटिनिन एक बार के लिए 1.8 आ गया और ब्लड यूरिया 50 आ गया, 80 आ गया, आपने बोल दिया यार ये तो सीकेडी हो गया, नेफ्रोपैथी हो गया। नहीं यार, उसको नेफ्रोपैथी नहीं हुआ, उसका एक्यूट इलनेस के कारण प्रोटीन यूरिया आ रहा है, और डेंगू के कारण पेशेंट इज डिहाइड्रेटेड, तो उसके कारण उसका AKI हो गया। तो डू नॉट लेबल ईच एंड एवरी पेशेंट विथ प्रोटीन यूरिया और विथ इंक्रीज क्रिएट एज सीकेडी, है ना। इट कैन बी AKI और इट कैन बी फिजियोलॉजिकल, यू शुड ऑल बी अवेयर। Vigorous exercise also causes proteinuria. Pregnancy is physiological proteinuria. UTI और orthostatic proteinuria, जैसे कोई वेटर है या फिर कोई पुलिसमैन है, ट्रैफिक पुलिसमैन है, पूरे दिन खड़े रहने से भी फिजियोलॉजिकली प्रोटीन्यूरिया होता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या बोल रहे हैं, थोड़े टाइम बाद टेस्ट दोबारा कराओ। GFR कैसे कैलकुलेट करते हैं? बेस्ट टेस्ट तो बेस्ट फॉर्मूला तो CKD EPA सिस्टेटिन C फॉर्मूला है। उसके अलावा MDRD फॉर्मूला, मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट एंड रीनल डिजीज। इसमें वेट नहीं कंसीडर करा, लेकिन ये बहुत अच्छा है क्योंकि देखो क्रेटिन एज, जेंडर और रेस को कंसीडर करता है। रेस मैंने आपको बताया क्यों रेलेवेंट है, क्योंकि जिसके अफ्रीकन बंदे उनका मसल मास ज्यादा होता है, तो उसमें बेस लाइन क्रेटिनिन नहीं ज्यादा होगा। तो अगर आप उसको कंसीडर नहीं करोगे तो आपको उसका GFR लगेगा 30 है, लेकिन उसका एक्चुअल GFR पता चला 90 है, तो आपने बिना बात उसको CKD लेबल कर दिया। ऐसे ही कॉकरॉफ्ट फॉर्मूला है, ये वेट को तो कंसीडर करता है लेकिन रेस को नहीं करता। ठीक है, और सभी फॉर्मूले में एज क्यों है, क्योंकि आफ्टर 40 ईयर्स आप हर साल 1% अपनी किडनीज का लॉस करते हो। ठीक है, वाई रेस इज रेलेवेंट, ये डिस्कस अपनों ने कर लिया। फिर ये मैंने एग्जांपल दिया, यू शुड ऑल बी अवेयर, है ना। आप मान लो जिम जाओगे और आपसे कोई बंदा है, जो आप सोचोगे, कोई बंदा सोचेगा अरे डॉक्टर है, इससे राय लेता हूँ, सप्लीमेंट लो बना लो। यू शुड बी अवेयर व्हाट इज व्हाट
क्रेटिन क्या है, क्रेटिनिन क्या है, आपको उसको कंफ्यूज नहीं करना। क्रेटिन तो एक सप्लीमेंट है जो कि मीट में भी होता है, एक्सरसाइज परफॉर्मेंस बढ़ाता है, एंड्योरेंस बढ़ाता है, मसल की स्ट्रेंथ बढ़ाता है, ठीक है। और ये किस किस से, लिवर, पेनक्रियाज और बॉडी से प्रोड्यूस होता है। हेल्प किसकी करता है, मसल का इंक्रीज, मसल मास बढ़ाता है, मसल को एनर्जी में देता है, सप्लीमेंट होता है, और मीट में भी होता है। क्रेटिनिन क्रेटिन के तोड़ने तोड़ने से टूटने से बनता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, और ये जब भी एक्यूमुलेट होगा मतलब किडनी डैमेज है। लास्ट इनिलिन क्लियरेंस, ये थ्योरेटिकली बेस्ट है, आपने पढ़ते होगे फिजियोलॉजी में, लेकिन प्रैक्टिकली इनिलिन क्लियरेंस कहीं यूज नहीं होता। ये सीकेडी की स्टेजिंग है, जहां आप देखो ये जी फॉर, ये जी क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, 1 2 3, 3 का ए और बी, 4 और 5। तो यहाँ देखोगे 90 से ऊपर जीएफआर इज नॉर्मल, ठीक है। 60 से 90 इज G2, 45 से 60 इज G3A, 30 से 45 इज G3B, और 15 से 30 G4, 15 से कम G5। तो आप देखोगे, अगर ये तो हो गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के अनुसार डिवीजन सीकेडी का क्लासिफिकेशन। ये है एसीआर, मतलब एल्ब्यूमिन क्रिएटिन रेशियो के अनुसार। तो अगर लेस देन 3 है तो वो तो नॉर्मल है, ठीक है। इन द एब्सेंस, कोई सीकेडी अगर इसको नहीं बोलेगा अगर किडनी डैमेज एब्सेंट है तो, लेकिन अगर किडनी डैमेज प्रेजेंट है तो बोल सकते हो। 3 से 30 है तो उसको रेज्ड मानेंगे, इसको A2 स्टेज बोल दिया। और सीवियरली रेज्ड है, 30 से ज्यादा है तो A3 बोल दिया। तो जैसे इसने एग्जांपल दिया, किसी पेशेंट का जीएफआर कितना है, 25 है, तो अब आप देखो 25 किस में आ रहा है, G4 के अंदर आ रहा है 25, ठीक है। तो देखो इसका सीकेडी की स्टेज क्या बनी, G4। एसीआर कितना है, 15, 15 किस में आ रहा है, 3 से 30 में आ रहा है, तो ये A2 बना। तो इसका अल्टीमेटली सीकेडी का स्टेज क्या लिखा, G4A2, है ना। ये हमारी भी ज्यादा आदत नहीं पड़ी, बट ये आदत में होना चाहिए आपको, ताकि आपके पास पेशेंट एक अभी आया है, उसका क्रेटिनिन 1.5 है, तो आपने उसका जीएफआर देखा 60 है, तो आपने उसकी स्टेजिंग लेबल कर दी, और वही 6 महीने बाद आता है, तो यू कैन जज कि वेदर पेशेंट इज इम्प्रूविंग और नॉट, है ना। तो सिर्फ क्रेटिनिन एक मार्कर नहीं होता। फिर अब आता है स्टेजिंग, ये अपनों ने डिस्कस कर लिया था। एसीआर, पीसीआर एक अलग चीज होती है, ये बोल लिखा हुआ है। यूरिन एसीआर क्या है, 24 आवर यूरिन को रिप्लेस कर दिया, बहुत अच्छा टेस्ट है। मॉर्निंग में फर्स्ट प्रोट यूरिन से ही हो जाता है, डायबिटिक्स में बहुत ज्यादा प्रेफर्ड है। तो क्विक एंड इजी वे टू असेस यूरिन क्रेटिनिन रेशियो, A1 A2 A3, 30 mg/ग्राम, क्योंकि इसमें जो अपने यूरिन एल्ब्यूमिन लेते हैं वो तो mg/डेसीलीटर में लेंगे, सारी बात यूरिन की होगी, ब्लड की कुछ नहीं होगी। क्रेटिनिन ग्राम/डेसीलीटर में लेंगे। तो 30 से कम है, देखो यहाँ आप सोचोगे यार ये तो बॉस ने 30 बताया, वहां 3 बनाया, बॉस पागल बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ जो यूनिट थी वो mg/मिलीमोल में थी, यहाँ लिख लेना आप ऊपर से, ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो। mg/मिलीमोल में थी यहाँ, तो जो यूनिट थी यहाँ किस में है, mg/ग्राम में है, ठीक है। तो यहाँ देखो इसने नीचे इसीलिए उसको करेक्ट करके लिखा हो। तो हम जो याद रखते हैं इंडियन सिनेरियो में, आप यूके में जाओगे वहां सारी बात मोल्स में होगी, इंडिया के अंदर मैक्सिमम बात ग्राम और मिलीग्राम में होती है। तो आप 30 से 300 और मोर देन 300 याद रख सकते हो। सो दैट इज हाउ यू classify the status of the kidney. It is a very important and very good test, you all should be aware. कॉजेज ऑफ सीकेडी इज डायबिटिक नेफ्रोपैथी, इंडिया और यूएस में मोस्ट कॉमन है। एडीपीकेडी अनदर कॉमन कॉज है। एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी, ठीक है, और मेडुलरी स्पॉन्ज किडनी। इसका देखो इंट्रावीनस पाइलोग्राम आजकल ज्यादा यूज नहीं होता है टेस्ट, लेकिन जब पहले सीसीटी इतनी अच्छी नहीं होती थी, जैसे ये पेशेंट में आपको क्या करा आपने, आईवी कॉन्ट्रास्ट डाला और एक्सरे से कर लिया। पहले सीटी स्कैन अवेलेबल नहीं होता था, तो इंट्रावीनस पाइलोग्राफी बहुत कॉमनली यूज करी जाती थी। आजकल बहुत रेयरली यूज करी जाती है। आप समझ लो इतना रेयर है कि मैंने भी 3 साल में एक भी आईवी पाइलोग्राफी नहीं करवाई थी, ठीक है। तो बुके ऑफ फ्लावर अपीयरेंस ऑन द इंट्रावीनस पाइलोग्राफी। सो दीज आर द एग्जांपल कॉजेज एंड अपना डायग्नोसिस ऑफ द सीकेडी, ठीक है। और आई थिंक जस्ट लेट मी ऑन द वीडियो।
Hmm. Yeah, I hope it is clear to all of you कि यार how to diagnose the CKD, when to label the CKD and when not to label the CKD. ठीक है, तो आज का लेक्चर अब नेक्स्ट अपने अभी शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट एक बार शुरू कर दिया तो अपना आज वाला जो पोर्शन है वो कट हो जाएगा. Tomorrow we will discuss the अपना treatment and complication of CKD and its management. So good night to all of you. If anybody have the doubt, I will just stop the recording, then we will discuss it. So good night, yeah.